नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल काजल वॉइस पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी दीदी बहुत मोटी थी। जब उसकी शादी हुई तो शादी में मुझे भी जाना पड़ा। उसी दौरान मैंने गलती से उसके कमरे में झांक लिया और अंदर जाकर देखा कि जीजू बहुत निराश बैठे थे। उसी वक्त हमारी नजरें मिली और जैसे ही मैं वहां से बाहर निकली, जीजू मेरे पीछे आ गए। फिर उन्होंने कहा, तेरी दीदी का बदन इतना मोटा है कि मैं जल्दी ही उससे थक गया। अब उसके बदले तुम मेरी सेवा करो। जीजू ने पूरी रात मुझे पत्नी की तरह सेज पर लगातार 5 बार। मैं तो सिर्फ अपनी दीदी के शादी के तौर पर आई थी, लेकिन मुझे इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरा नाम काजल है और मेरी दीदी का नाम मनीषा है। वह मुझसे 3 साल बड़ी है। जब वह 22 साल की हुई, उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में ही मैं उसकी घर आई थी। दीदी की विदाई के समय मेरी सौतेली माँ ने मुझे मेरे कपड़ों से भरा एक बैग दिया। उसने मुझसे कहा कि मनीषा के साथ किसी को 6 दिन के लिए उसके साथ जाना है। मैं चाहती थी कि तुम अपनी दीदी के साथ चलो, क्योंकि वह तुमको जी साथ आने को कह रही है। माँ की बात सुनकर मैंने अपना बैग लिया और जीजू की कार में रख दिया। जब मैं दीदी के साथ बैठने की कोशिश की तो जीजू ने ताड़े हुए देखा। मैंने बगल की सीट पर बैठ गई और हम दीदी के ससुराल आ गए। दीदी की सास ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। दीदी की शादी के 4 दिन बाद उनकी सास अपने घर चली गई। वह अपने बेटे की शादी के लिए 4 दिनों के लिए इस शहर में आई थी। जब 4 दिन बीत गए और शादी भी ठीक से हो गई, आज चौथी लेकर मेरे पापा मैं वहां उपस्थित थी। सब कुछ ठीक ठाक बीत गया और जब मैं अपने घर वापस जाने लगी, तब दीदी की सास ने उसी तरह कहा जैसे मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा था। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर जीजू आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है तो कुछ दिन और यहीं रहो। मैंने इसे मान लिया और मेरी माँ भी इससे खुश थी। फिर दीदी और जीजू बाहर गए और मुझे भी लेकर जाने को कहा। मैंने उनकी जोड़ी देखी। जीजू का शरीर साधारण था और दीदी भारी थी। रात को दीदी ने मेरे हाथ में खाने का पार्सल दिया, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी थी। मैंने उसे रसोई में रख दिया और अपने कमरे में चली गई। फिर मुझे दीदी के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मुझे उत्सुकता होने लगी और मैंने वहां जाकर दीदी के कमरे में झांका। मैंने दीदी के कमरे में देखा जहां जीजू ने दीदी को प्यार से पकड़ा हुआ था, लेकिन दीदी खर्राटे लेती हुई सो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जीजू अकेले ही उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हों। मुझे उन पर थोड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि शायद जीजू को दीदी से वह सब कुछ नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। मुझे अब यह सब देखकर चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहिए था। अगले दिन रात को मैंने फिर से उन्हें देखा। अब भी दीदी गहरी नींद में सो रही थी और जीजू उसके बिस्तर पर बैठे थे। मुझे उनके चेहरे पर हताशा की झलक नजर आई। तभी जीजू ने मेरे दिशा की ओर देखा और हमारी आंखों ने मिली। मुझे शर्मिंदा महसूस होता है कि मैंने उन्हें देखा। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद किया। अगले सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो दीदी ने मुझे रोका। उन्होंने मुझे माना कर लिया कि मुझे 1 हफ्ते के लिए घर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी परीक्षा होने वाली है। मैंने परीक्षा की बात की और उन्होंने मुझे रोक नहीं पाया। घर जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया। परीक्षा के दिनों में से कुछ दिन बचे थे और तभी मुझे जीजू का फोन आया। उन्हें मेरी तत्काल आवश्यकता थी और उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया। जीजू ने कहा कि उन्हें दीदी की बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा कि दीदी हर वक्त रोती रहती है और मुझे बुलवाने को कहती है। मुझे उनकी बात सुनकर तुरंत दीदी के घर चली गई। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। जब से मैं उनके घर आई, वहां का माहौल बहुत शांत था। एक रात मैंने मजाक में अपने जीजू के गले में हाथ डाल दिया, सोचते हुए कि दीदी थोड़ा नाराज हो जाएंगी और माहौल हल्का हो जाएगा। पर उसकी बजाय उन्होंने मुझे उदासीपूर्ण नजरों से देखा और रसोई में चली गई। मेरे कमरे में धुआं की गंध आने लगी। तब मैंने बाहर जाकर देखा कि जीजू बाहर कुर्सी पर बैठे सिगरेट पी रहे हैं। मैंने उनके पास जाकर उनकी सिगरेट छीन ली
और पूछा, सब ठीक है ना जीजू? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे अपने कमरे में ले जाकर कुछ दिखाने की कोशिश की। फिर हम बाहर आए और उन्होंने कहा, मेरी शादी तो अभी हुई है, लेकिन मेरी पत्नी दिन रात सोती रहती है। मैंने उन्हें कुछ सर्च करने का सुझाव दिया और हमने इंटरनेट पर देखा कि पत्नी को कैसे इम्प्रेस किया जाए। उन्होंने मेरी सहायता से दीदी के लिए नए कपड़े खरीदे और वो उन्हें बहुत प्यार से ले आए। मुझे भी कुछ नया लाकर दिखाया, जैसे कि वे उनकी पत्नी को इम्प्रेस करना चाहते थे। मुझे ऐसा लगा कि वे मुझे ही इम्प्रेस कर रहे हैं। मुझे और जीजू के बीच में एक छोटी सी बहस हो गई थी। मैंने माता पिता को उसके बारे में नहीं बताया और दीदी ने भी घर पर कुछ नहीं कहा। बीते कुछ दिनों से उनकी लड़ाई जारी थी। फिर एक दिन उनके घर पर मेरी दीदी की उम्र की एक लड़की आई। वह बहुत ही सुंदर थी और उसने दोनों को समझाया। उसके आने के बाद दोनों की बहस में कमी आई। मैंने दीदी से पूछा उस लड़की कौन थी, तो उसने बताया कि वह जीजू की बहन है। कुछ दिन पहले जब मैं नहीं थी, उनके बीच भी एक झगड़ा हुआ था और वह उनकी मदद करने आई थी। उसके आने के बाद से झगड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी भी ठीक से सुलझा नहीं था। अगले दिन जब जीजू वापस आए, उन्होंने दीदी से कहा कि उनकी पीठ मालिश कर दें क्योंकि उन्हें चोट लग गई थी। दीदी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मोबाइल में डूबी रही। मैंने जीजू को मालिश की, तब उन्होंने मुझे तारीफ दी और कहा कि मेरी बहन और मैं में बहुत अंतर है। उसके बाद जीजू की नौकरी घर पर हो गई थी और अगले दिन जब मैं नहाने गई थी तो अचानक नल में पानी आना बंद हो गया। मैं दीदी को बुलाने लगी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मोबाइल में था। मैंने दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला छोड़ दिया, मैंने दीदी से कहा, आप अंदर आ सकती हैं। मैं उस समय उनके पति जीजू से अप्रत्याशित रूप से मिली। मैं चारों ओर से लपेटी हुई तौलियां बांधी थी। मैंने चालाकी से कहा, पानी नहीं आ रहा है। जीजू ने तुरंत एक बाल्टी पानी लेने के लिए नल से बाहर गए। मैंने जल्दी से स्नान करके बाथरूम से बाहर आई, लेकिन दीदी को कहीं भी नहीं देखा। मैंने जीजू से पूछा कि दीदी कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी बहन इंटरव्यू के लिए गई है। मैं उस रात को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझे यह नहीं पता था कि मेरी दीदी ऐसा क्यों कर रही है। शाम को दीदी घर आईं और मैंने उनसे पूछा कि वे पहले क्यों नहीं बताईं कि वे इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हें सब बताऊं। ये मेरा घर है, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूं। मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अब आपको नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी असली जरूरत आपके घर में है। आप बिना किसी वजह के अनचाहे काम करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरे पति का ख्याल है, तो फिर तुम ही उसका ख्याल रखो। वे बहुत उत्साहित थीं और मुझे उनकी बातों पर गुस्सा आया। वे यह कहकर अपने कमरे में चली गईं कि मुझे नहीं जाना है। जब हमारे बीच बहस हुई तब जीजू घर पर नहीं थे। मैं रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। जीजू ने मुझे रोते हुए देखा और कहा, काजल, अब तुम्हें क्या हुआ? मैंने उनसे कहा, मेरी बहन बहुत गुस्से में है। उन्हें अपनी छोटी उसकी चिंता नहीं थी। वह मुझसे कुछ नहीं कहते हुए अपने कमरे में चली गई। जीजू ने समझाते हुए कहा, तुम मनीषा की बातों पर ध्यान मत दो। वह अब मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करने लगी है। उसे अब अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरे लिए इस घर में रहना होगा। जीजू ने मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले लगा लिया। उनके गले लगने के बाद मुझे कुछ और ही महसूस होने लगा। उसके बाद मैं पूरी रात प्यार भरे गाने मनीषा रही और मेरे मोबाइल में सभी कपल्स की रील्स आ रही थीं। उन रीलों का मेरे मन पर और भी अधिक प्रभाव पड़ा। मैं पूरी रात जीजू के बारे में सोचती रही। अगली सुबह मैंने देखा कि दीदी गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। अब दीदी की नई नौकरी लग गई थी। दीदी और जीजू के बीच भी इसी तरह की बहस शुरू हो गई थी। मैं उनके झगड़े का कारण जानना चाहती थी, इसीलिए उस रात मैंने उनके कमरे की तलाशी ली। रात को मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा। उस वक्त दीदी और जीजू के बीच कुछ पर्सनल बातें चल रही थीं। जीजू को ज्यादातर वह नहीं मिल रहा था जो वह दीदी से चाहते थे,
यह मुझे उनकी बातों से पता चल रहा था। यही हो सकती थी उनके झगड़े की वजह। अपने मोटे शरीर के कारण दीदी जीजू को वह सुख नहीं दे पाती थी जो वह चाहते थे, और तभी मैंने देखा कि जीजू की नजर धीरे धीरे मेरे ऊपर आ रही थी। अगले दिन दीदी सुबह ऑफिस के लिए निकल गई। फिर वह अचानक रोने लगी। दीदी की तबीयत बिगड़ती देख जीजू ने तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया। जब डॉक्टर ने उनकी चेकअप की तो पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है। दीदी और जीजू माता पिता बनने वाले थे। उस खुशी के मौके पर जीजू के चेहरे पर खुशी भी थी और चिंता भी। दीदी बहुत खुश थी। उसे अब आराम की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नौकरी पर जाना नहीं छोड़ा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि दीदी प्रेग्नेंट है तो वह मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगे। मोटे शरीर के कारण वह पहले घर का काम भी नहीं कर पाती थी। अब उसे मेरी ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब मुझे अपने जीजू का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब मेरा प्राथमिकता बच्चे पर है। इसलिए मुझे यह भी ध्यान रखना होगा कि जीजू की प्राथमिकताएं क्या हैं। जब दीदी मुझसे बात कर रही थी तो जीजू के चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी। रात में दीदी को सोते हुए देखने के बाद जीजू मेरे कमरे में आए और कहा, अब तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना होगा, जैसा कि दीदी ने कहा था। मेरी पीठ में थोड़ी दर्द हो रही है, क्या तुम मेरी मालिश कर सकती हो? मैं जीजू को ना नहीं कह पाई और उनकी मालिश शुरू कर दी। जब मैं जीजू की मालिश कर रही थी तो उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बहन की बजाय मेरी पत्नी होना चाहिए था। तुम पत्नी के वो सभी गुण रखती हो। और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे होने वाले पति बहुत खुश रहेगा। मैं पहले उन पर गुस्सा होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और मैंने मोबाइल में यार की रीलें देखने की आदत डाली थी। रीलों में हर लड़की को अपने पार्टनर के साथ देखकर मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी एक ऐसा साथी होना चाहिए। धीरे धीरे मेरी नजर जीजू पर आने लगी। यह नजरिया बदलना रीलों की वजह से ही था। एक दिन मैंने जीजू को आधे घंटे तक पीठ की मालिश करते हुए देखा। उसके बाद मैंने दोबारा सोने से पहले घंटों तक मोबाइल पर रीलें देखी। कुछ दिनों बाद हम दोपहर में घर पर अकेले थे। मैं आसानी से जीजू के कमरे में चली गई। वहां हम बहुत खुलकर बातें करने लगे। फिर मैंने बिना शर्म के ही पूछ लिया, जीजू, आपके और दीदी के बीच सब ठीक है? उसके चेहरे पर एक अजीब सा व्यक्त हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन का मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं उस दिन बेहद उदास थी। अब मुझे इस बात को लेकर कोई शर्म नहीं थी कि मैं उसे सच्चाई बताऊं। मोबाइल फोन उठाने के लिए जब मैं नीचे झुकी तो मेरी दुपट्टा फिसलकर गिर गई। मेरे जीजू ने उठाया और मुझे उड़ाने लगे, लेकिन हमारी नजरें अलग थीं। मैंने उनसे एक गिलास पानी मांगा, वे लाए, लेकिन मुझे अपने हाथों से पानी पिलाने लगे और मेरे शरीर पर पानी गिरा। फिर उनकी किस्मत भी उन पर बहुत मेहरबान हो गई। कुछ देर बाद वे मेरे बहुत करीब आ गए और कहने लगे, साली भी आधी घरवाली होती है। मैंने उत्तर दिया, मुझे अपने पति की होना चाहिए। जीजू ने मुस्कुराया और कहा, मैं हमेशा से तुम्हें यह अधिकार देना चाहता था, लेकिन मैंने तब तुम्हारे मन की बातें नहीं जानी थी। मैंने कहा, मैं आपको वह अधिकार दूंगी जो आप चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने कंधे पर रखा और बिस्तर पर बैठा लिया। घर में कोई नहीं था, इसीलिए दरवाजा बंद नहीं किया गया। हम दोनों रोमांस कर रहे थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर उनकी बहन खड़ी हुई। उसने जीजू से पूछा, अभिषेक, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, तुम जीजू की पत्नी हो और तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए। हम दोनों की सहमति थी और मैंने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया, लेकिन फिर वह अंदर आ गई। उसने उस जीजू को पकड़ लिया जो कुछ भी बातें अपनी बहन से कर रहा था। यह सब मेरी बहन को सुनाई दे रहा था। जीजू ने इस लड़की का परिचय अपनी बहन के रूप में कराया था, लेकिन असलियत में यह वह जीजू की पहली पत्नी थी। वे दोनों ने प्रेम विवाह किया था और इस लड़की का नाम मोनिका था। मोनिका बहुत कमजोर और दुबली पतली थी, इसलिए 4 साल बाद भी उसे कोई बच्चा नहीं हुआ। जीजू ने फिर एक अच्छी कद वाली लड़की से शादी कर ली, जिससे उसे शीघ्र ही गर्भवती हो जाने की उम्मीद थी।
मोनिका को हमेशा से मोटे शरीर से नफरत थी। यही उनके झगड़ों का कारण था। जब भी मोनिका उनके घर आती और जीजू को समझाने की कोशिश करती, तब वह दीदी के पास जाते और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। अंजलि बार बार उन्हें समझाती कि वह मनीषा के साथ तब तक प्यार से पेश आए जब तक कि उनके बच्चे को जन्म ना दे दे। वह बातें कर रहे थे जब तक उनके बच्चे नहीं हो गए। दीदी मुझसे चाहती थी कि मैं सच्चाई बताऊं, लेकिन मैंने जीजू और उनकी नकली बहन के मैसेज देखे थे और उनकी बातें भी सुनी थी। मैंने दीदी को सब कुछ बताया, पर वो मुझ पर विश्वास नहीं करी। तब मुझे जीजू के साथ रिश्ता बनाना पड़ा, भले ही मैं नहीं चाहती थी। एक दिन मैंने जीजू को पानी लाने भेजा और अपनी बहन को और मोनिका को वीडियो कॉल किया। मैंने उन्हें सब दिखाया जो हो रहा था और मोनिका भागते हुए यहां तक पहुंची। फिर दीदी ने मुझसे कहा, काजल, मैंने तुम्हें गलत समझा था। आपकी कहानी को मैं समझ लिया, लेकिन मैंने नहीं जाना था कि आप इसे मेरे लिए कर रहे हैं। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। मेरी दीदी ने अपने पति और मोनिका पर FIR दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 2 महीने बाद मेरी दीदी के बच्चे को जन्म दिया और जब वह 7 महीने का हुआ तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। वह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी अब नहीं थी। उसके बाद दीदी ने अपने आने वाले पति के साथ अच्छी तरह समझौता किया। उसके पति ने उसके बेटे को भी स्वीकार किया। जो व्यक्ति हमें वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हम हैं। ये एक सच्ची कहानी है जहां प्यार सच्चा होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।